सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो हमारी तीनों सेनाओं के बीच यानी कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच ये सम्मेलन हुआ है। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है। कहां पे हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये पहली बार हुआ है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 4 और 5 सितंबर को ये हुआ था। वैसे इसमें हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, और हमारे जो वर्तमान में रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, उन्होंने भी हिस्सा लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए आ रहा है कि अभी हमारे नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? भाई गिरधर अरमाने अभी 1 आध महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो पद संभालेंगे। तो हमारे नए रक्षा सचिव का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा कौन है वो। वैसे इस सम्मेलन की थीम भी है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। एक बार हम बात कर ले हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो 2 तो नए हैं, उनके नाम तो जरूर याद रखने होने चाहिए आपको। जैसे कि एयर चीफ मार्शल तो विवेक राम चौधरी है, नेवल चीफ अभी नए बने दिनेश कुमार त्रिपाठी, और आर्मी चीफ नए बने उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। तो एक तो ये याद रखना पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए किस समिति ने एकीकृत त्रिसेवा कमान यानी कि ट्राई सर्विस कमान की स्थापना की सिफारिश की थी, तो लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकाटकर समिति ने। और पूछे कि भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन ये कहां पे बनेगा, तो आंसर होगा मुंबई में। वैसे अंडमान निकोबार कमान एक पूर्व कमान है जिसे 2001 में त्रिसेवा कमान के रूप में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमने सम्मेलन की बात करी है। अब मैं 2024 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन जो समिट्स हुए हैं इस साल, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि इस साल हमने देखा एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भी की थी अभी नई दिल्ली में। इसका 46 नंबर का एडिशन था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। उसके अलावा भी 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 अभी अहमदाबाद में हुआ, और उसमें चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ भारत में नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 अभी भोपाल में हुआ। उसके अलावा भी जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसका आयोजन भारत में होगा, सितंबर में होगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में होगा, इस साल गोवा में होगा। और एक ये भी याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन अभी मुंबई में हुआ था। तो ये 2024 के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, तो आंसर होगा वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक वैदिक 3D म्यूजियम को बनाएगी। तो वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है, वहां पे ये बनाया जाएगा। ये संग्रहालय वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा। तो सिंपल से याद रखेंगे एक लाइन में कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, तो वाराणसी में। अच्छा, अब यहाँ पे 3D से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बने हैं, वो सारे एक साथ मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल ये कहाँ पे खुला, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया था, IIT गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बंगलुरु में बना है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना, तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया,
अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था स्काईरूट एरोस्पेस ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम टेरन 1 है, इसको अमेरिका की एक रिलेटिविटी स्पेस कंपनी उसने बनाया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस या प्रिंटेड घर ये कहाँ पे बना था? IIT मद्रास में, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये कहाँ पे डेवलप किया गया? IIT हैदराबाद में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा सऊदी अरब के जेद्दा में। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। एब्रा मतलब एक तरह की नाव है ये। तो इस तरह से 3D प्रिंटेड से संबंधित ये 11 प्रश्न हमने अलग अलग पढ़े थे, यहाँ पे एक साथ मैंने लेकर के उनको रिवाइज करवा दिया, ये ध्यान में रखना। अब आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा फिर से एक बार ये सारी शीट में आपको रिवाइज कराऊंगा। तो इसी तरह से अगर चीजों को बार बार हम रिवाइज करते चलते हैं, रिपीट करते चलते हैं, तो आधी से ज्यादा चीजें आपको यहीं पे याद हो जाती हैं। और अगर आपके एग्जाम में 3D से कोई भी 3D प्रिंटेड से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इसी शीट में से आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और ये एक्स्ट्रा शीट में जो आपको करवा रहा हूँ रिवाइज, ये सब आपको PDF में मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। PDF कहाँ पे अवेल कर सकते हैं आप? अपने टेलीग्राम पे जो क्रिक एग्जाम चैनल है वहां से। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहां पे चले जाएंगे और वहां पे नीचे ज्वाइन का बटन होगा, तो उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी PDF अपलोड होती है, जब भी वीडियो अपलोड होता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। और आज के इस वीडियो के हम लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मिशेल बार्नियर को। तो अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने मिशेल बार्नियर को नया प्रधानमंत्री बनाया है। मिशेल बार्नियर ये यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार रहे हैं और अब ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री होंगे। किनका स्थान लेंगे? गैब्रियल एटल का, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। अब इस प्रश्न में मैं आपको क्या कराऊंगा, अभी 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट देशों के प्रधानमंत्री या नए प्रेसिडेंट बने हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि ये शीट रिवाइज करे बहुत टाइम हो गया हमें। तो आज चलो 2024 के सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से संबंधित है वो हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि देखो, अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री नए बने थे, पेंटोक्टार्न शिनावात्रा इनका नाम है, दूसरी महिला है इस पद पर आने वाली। टूनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी बने। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बने। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान बने। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर बने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया शियनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसद। चाड के प्रधानमंत्री अल्लामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम बने। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने और आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बने। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियोक। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकिले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। बाकी कोमोरोस के नए प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स तसेसिकेदी और वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने अभी निकोलस मादुरो इनका नाम है। तो यहाँ पे 2024 में इस तरह के जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान में रखना।
बाकी फ्रांस के स्टैटिक की हम बात करें, क्योंकि कंट्री न्यूज आ गया फ्रांस, तो फ्रांस में आपको आगे कराऊंगा क्योंकि एक फ्रांस का प्रश्न और आएगा, वहां पे हम फ्रांस कर लेंगे कवर। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2024 में ही भारत और किस देश के बीच में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस, यही वो प्रश्न है जहां पे हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज का नाम यहाँ पे देखो, पहले प्रश्न क्या है? एक्सरसाइज है वरुण अभ्यास। ये एक नौसैन्य अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। अभी 2 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक ये हुआ। इस बार इसका 22वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? भूमध्य सागर में। और इसमें भारत की तरफ से P-8I विमान और INS तबर ने हिस्सा लिया था। अच्छा, फ्रांस के साथ अभी और कौन कौन से एक्सरसाइज हमने किए? तो एक तो आपको याद होगा, भारत और फ्रांस के बीच में अभी शक्ति एक्सरसाइज हुआ था इसी साल मेघालय के उमरोई में। और इस साल ही हमने देखा डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हुआ था भारत, फ्रांस और UAE के बीच में अरब सागर के ऊपर। वैसे फ्रांस के साथ हम गरुड़ एक्सरसाइज भी करते हैं और एक फ्रेंजेक्स नाम से एक्सरसाइज भी हम करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। और मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न है। और अभी 2-4 दिन पहले ही 2024 की सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज कराई थी, तो आज रिवाइज नहीं करेंगे। आज मैं आपको फ्रांस ले चलता हूँ। फ्रांस की स्टैटिक देखते हैं। तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा, यहाँ पे नए प्रधानमंत्री होंगे कौन? मिशेल बार्नियर। उसके अलावा अभी हमने देखा 2024 में जो समर ओलंपिक हुए थे, पेरिस ओलंपिक, 33वां संस्करण फ्रांस पेरिस में हुआ। और याद रखना साथ में 2030 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो भी फ्रांस में होंगे। अभी सफल आयोजन हुआ पेरिस ओलंपिक का, इसीलिए यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तो ये भी अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखना। और इसी तरह से हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको भी कुछ समय पहले ओलंपिक ऑर्डर मेडल मिला था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 23वें। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 3 सालों के लिए होगा, 2024 से लेकर 2027 तक। उद्देश्य क्या है? कानून सुधार की समीक्षा करना। अभी जो 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो चुका है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। अब 23वें के कौन होंगे ये अभी तक बताया नहीं गया, डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अभी मंजूरी दी गई है। जब भी नए बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। विधि आयोग की बात करें तो ये विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। और विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है ये पूछोगे तो 1833 के चार्टर अधिनियम से। और इस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और इस समय उन्होंने पहला विधि आयोग स्थापित किया था 1834 में। और उस समय उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। अच्छा, अगर पूछें आजादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे और कब बना था? वो 1955 में, और अध्यक्ष बनाए गए थे MC सीतलवाड़। ये वही MC सीतलवाड़ है जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भी थे। तो प्रश्न क्या था हमारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो याद रखना 23वें। और साथ में ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताया इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए राजस्थान ने विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। विषाणु मतलब वायरस। तो इसका उद्देश्य क्या है? महामारी की तैयारियों का आकलन करना, कि भाई अगर कोई ऐसी महामारी आती है, जैसे अभी कोरोना आई थी ना, इसी तरह से कोई नई महामारी आ जाती है तो हमारी तैयारियां कैसी है, क्या हम तैयार हैं? भाई युद्ध में क्या होता है, अगर कोई देश आक्रमण कर देता है हम पे, जैसे पाकिस्तान ने, चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया, तो हमारी तैयारियां कैसे चल रही है, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि कोई भी चीज आती है इस तरह से तो वो अचानक आती है, तो उसके लिए प्रिपेयर हमें पहले से रहना पड़ता है। इसीलिए तो आप देखते होंगे हम अभ्यास करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो एक्सरसाइज किसके लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है। जैसे आपका पता है आपका एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम आने से पहले आप क्या करते हो? मॉक टेस्ट लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, बार बार उन चीजों का रिवीजन करते रहते हो। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह क्यों लगाते हो? अपनी तैयारियों का आकलन करते हो। उसी तरह से इसका उद्देश्य है महामारी की तैयारियों का आकलन करना। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ?
ये 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। और राजस्थान में भी कहाँ पे, अजमेर में हुआ। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा है, याद रखना। बाकी बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, गवर्नर है नए बन गए अभी, हरिभाऊ बागड़े। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। याद रखना, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ये कौन सी है, सांबर लेक है। और राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कर रहा हूँ। तो राजस्थान के उदयपुर में जीएसटी भवन का भी उद्घाटन किया गया था। और अभी भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ पे बनेगा, उदयपुर में। अभी ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था। अभी ने पढ़ा कि श्री कृष्ण गमन पथ ये बनाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के। अवनी लखेरा अभी पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था ना, ये राजस्थान की है, राजस्थान की पैराशूटर है ये। और इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। और हमने देखा वो पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। बाकी राजस्थान ने अभी अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की थी। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये राजस्थान के पाली में बना है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पे शुरू हुई, अजमेर में। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के नाथ द्वारा में जो भगवान शिव जी की प्रतिमा है, स्टैचू लगाई गई है, उसका नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम। और उसकी ऊंचाई कितनी है, चलो ऊंचाई आप लोग बताओ, इस स्टैचू की ऊंचाई कितनी है। चलो अभी तो मैं बता रहा हूँ, उसकी हाइट ध्यान रखना 369 फुट है। मीटर में बोलोगे तो 112 मीटर है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देख, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, उसका नाम क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बुर्ज अजीजी। देखो आप लोगों को ये तो पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, ये भी दुबई में है। और अब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी दुबई में बनेगी और उसका नाम बुर्ज अजीजी होगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 725 मीटर, फुट में बात करोगे तो 2379 फुट होगी। वैसे बुर्ज खलीफा से ये 340 फुट छोटी होगी। वैसे बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 829.8 मीटर। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे बनेगा, लद्दाख के न्योमा में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे, चेनाब नदी पे। ऊंचाई है 359 मीटर की। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली अभी पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी, कैप्टन शिवा चौहान। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग में मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा बंगलुरु में। 250 मीटर इसकी हाइट होगी। तो ये भी कुछ प्रश्न हमने पढ़े हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का राजदूत एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा शरद कमल को। तो भारत के टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल और इन्हीं को अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, स्थापना हुई थी 1926 में, हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, वीटा दानी ये नाम भी आपने सुना होगा। अभी कुछ समय पहले ही इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य बनने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। बाकी शरद कमल पे आते हैं वापस। ये 5 बार के ओलंपियन रह चुके हैं। अभी आपको याद होगा लेटेस्ट पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भारतीय ध्वजवाहक रहे थे ये। और इनके साथ पीवी सिंधु भी थी जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 2022 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले वो देश के पहले खिलाड़ी बने थे। उन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री और अभी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे टेबल टेनिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के कई बार प्रश्न आ जाते हैं। खिलाड़ियों का नाम आपको दे देंगे और डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे कि शरद कमल, जी साथियान, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, पलूमी घटक और सौम्यजीत घोष, इन सब का संबंध टेबल टेनिस से है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है, तो आंसर होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। तो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है, यानी कि विधि और न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। और अभी उन्होंने ही नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया। तो ये नोटरी पोर्टल नोटरी और सरकार के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करेगा। और अभी इस नोटरी पोर्टल पर पहला प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से राजस्थान के बीकानेर के निवासी हैं श्री भूराराम, उनका बना है। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ पोर्टल्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च हुए थे। इनको लॉन्च किया था हमारे जो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने। निर्माण पोर्टल क्या है? तो इसमें जो UPSC के जो छात्र होते हैं, अगर प्री एग्जाम पास कर लेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। चाक्षु प्लेटफॉर्म दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया। अभी शी बॉक्स पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसकी मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। मी डेविस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था WHO ने। मी डेविस मतलब मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, उपकरण होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी यहाँ पे आपको। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था। अभी इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया था, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस अभी कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही क्यों? 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है। वे हमेशा धर्मार्थ कार्य में लगी रही। मदर टेरेसा, इनसे 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखना। 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको, नोबेल शांति पुरस्कार, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था इन्हें। कब? तो इसके 1 साल बाद यानी कि 1980 में। वैसे 5 सितंबर को आप सभी ने टीचर डे भी मनाया। अच्छा, सितंबर में अभी तक कौन कौन से दिवस हो गए? तो एक ही दिवस हमने मनाया है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में, और एक सप्ताह भी हमने मनाया 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो अभी डेज में इतना ही है, ये आप ध्यान में रखना। तो गाइज, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और आप सभी से निवेदन है, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, अगर सेशन पसंद आया, मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो, अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरिंदर सिंह ने गोल्ड जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, आर्चरी प्लेयर है। फिर पूछा, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए अभी कृषि मंत्री ने कौन सा फंड लॉन्च किया? एग्रीश्योर। फिर पूछा, स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा कौन? नासा। फिर पूछा, किस राज्य ने एंटी रेप बिल अपराजिता पारित किया? पश्चिम बंगाल। फिर पूछा, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, ब्रुनेई की कैपिटल बंदर शेरी बागबान। फिर पूछा, तुआंकू मोहरिज ट्रॉफी 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अभय सिंह ने। और भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहां पे करेंगे? पेरिस में। फिर पूछा, भी हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला? केरल। फिर पूछा, भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी TTOS योजना शुरू की साउथ अफ्रीका ने। और आखिरी प्रश्न पूछा, धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहां पर दर्ज किया गया? तो ईरान में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा परमाणु घड़ी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।